अपराध में तो काफ़ी इसमें कंट्रोल हुआ है और इसको हम लोग कोशिश रहेगी कि बिल्कुल जड़ से खत्म करें। जिला बिल्कुल नया बना था, विधानसभा चुनाव एकदम से सामने था, 6 लाख रुपए की लूट हुई थी। तो जितने भी अंधे कत्ल वाले मामले थे वो हमने सभी सुलझाए हैं। 10 साल पहले की पुलिसिंग में और अब की पुलिसिंग में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, बुजुर्ग लोग, कई बार महिलाएं ये इस फ्रॉड का शिकार होती है। इसमें मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई अननोन नंबर का खासतौर से वीडियो कॉल तो उठाना ही नहीं चाहिए। जो नए कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किए हैं उसमें तो ये लिखा है कि अब आप किसी भी थाने में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कठोर नियम है, SC/ST एक्ट है, महिला से संबंधित अपराध हैं और भी बहुत सारे जो नियम कानून हैं, इनका दुरुपयोग कई बार किया जाता है। तो जो आरोप लगते हैं इससे मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि पुलिस भी समाज कायम है, सक्सेस रेशियो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि जो असफल रहा वो कम काबिल था। मुझे पुलिस ऑफिसर तो मैं ये बोलूँगा कि नशे से दूर रहें। इंसान की हार तब होती है जब इंसान उस चीज़ को मान लेता है, लेकिन इंसान की जीत तब हो जाती है जब इंसान किसी भी चीज़ को ठान लेता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के नवगठित जिला मऊगंज के IPS ऑफिसर बीरेन जैन ने करके दिखाया। नया जिला, नई चुनौती थी, लेकिन IPS बीरेन जैन के द्वारा कठिनाइयों को दूर करते हुए और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए मऊगंज जिले में कानून की एक नई व्यवस्था लागू की गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं IPS ऑफिसर बीरेन जैन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका संपर्क खबर पे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, 13 अगस्त 2023 को जब आप पहली बार मऊगंज आए, तब से लेकर और अब तक में कितना बदलाव आप मऊगंज में देखते हैं? 13 अगस्त 2023 को जब आदेश हुआ था और 14 अगस्त को हम लोग ने ज्वाइन किया था, मैंने और कलेक्टर साहब ने, तो ऑफिस तो चिन्हांकित हो गया था कि ये कॉलेज की जो बिल्डिंग है इसमें ऑफिस बनेगा, नीचे कलेक्टर कार्यालय रहेगा, ऊपर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कोई अधिकारी कर्मचारी SP ऑफिस में नहीं थे। 15 अगस्त के कार्यक्रम हम लोगों को करवाना था, तो हम लोगों ने तुरंत सबसे पहले लग के 15 अगस्त का कार्यक्रम करवाया, क्योंकि बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से हुआ, ज़िले में प्रथम बार हुआ था। उसके बाद में हमने प्रयास करके ये पूरा जो है पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय है वो अब स्थापित हो गया है और भली भांति जो चल रहा है। इसमें सभी शाखाएँ चल रही हैं। जो अभी हम लोग को जो प्रयास करने हैं वो भी अभी हमने सभी चीज़ स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा एक बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर इरिगेशन कॉलोनी के पास में बनने वाला है, उसके लिए राशि स्वीकृत हो गई है और उसके बनने से एकदम पुलिस कंट्रोल रूम, मिनी कंट्रोल रूम बन जाएगा। अभी हमने ट्रैफिक थाने के लिए भी बल मांगा है और स्थान भी चिन्हित करवा रहे हैं, महिला थाने के लिए भी करवा रहे हैं, AJ के थाने के लिए भी करवा रहे हैं। पुलिस लाइन के लिए भी हमको लगभग ज़मीन का जो 100 एकड़ हमने जो मांगी है वो भी अलाउड हो रही है। तो कुल मिला के अभी जो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय था या पुलिस अधीक्षक का जो सेटअप है, जिले का पूरा सेटअप है पुलिस का, वो लगभग पूरा तैयार होने की स्थिति में आ चुका है। मार्च के समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मऊगंज को जिला घोषित किया गया, आप पूर्व में भी यहाँ पर रीवा में रह चुके हैं EOW में? हाँ, मैं EOW में रीवा में पुलिस अधीक्षक के पद पर 3 साल से ज़्यादा पदस्थ रहा हूँ। अच्छा, जब मऊगंज को जिला घोषित किया गया तो क्या आपको लगा था कि आप मऊगंज जिले के पहले SP होंगे? सही बोलूँ तो बिल्कुल नहीं लगा था। और ठीक है, जहाँ निमित्त रहता है, जहाँ शासन भेजता है, तो वहाँ पे कार्य करते हैं। जब आपको मऊगंज जिला मिला, आपकी पदस्थापना हुई, आप मऊगंज आए, यहाँ पर कई चुनौतियाँ देखने को मिली होंगी, क्योंकि ना तो थानों का उस समय पे पूरी तरह से बंटवारा हुआ था, ना सीमाओं का बंटवारा हुआ था। सभी कार्य जो करने थे एक नए सिरे से आपको करना था।
जिले को जिला बनाना था, नाम तो दे दिया गया था जिले का, लेकिन उसे बनाना आपको था, वो किस तरह से आपने पूरा किया? ये बात सही है कि जब वो जिला घोषित हुआ, जिला 3 तहसीलों का घोषित हुआ था और हमारे थाने की सीमा जो है वो मनगवा तहसील और दूसरे तहसीलों की भी थी, तो उन सब का फिर से बंटवारा हुआ। कई सारे गांव हमारे जो है रीवा ज़िले में चले गए और कई सारे रीवा ज़िले के गांव हमारे थानों में आए हैं। तो वो सब जो नियमानुसार होना चाहिए था, जो वैधानिक ढंग से होना चाहिए था, वो सब भी हम लोगों ने कार्य कर लिया है। ये ज़िले में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी बल की, थानों में बल की। बिल्कुल। चूँकि थोड़ा सा रीवा से दूर है और ज़्यादातर कर्मचारी अधिकारियों के निवास या तो रीवा में है या किसी और ज़िलों में है, तो यहाँ पे मऊगंज ज़िले में आना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो 40% ही बल थानों में था। यदि 220 का बल होना चाहिए था तो 120 से भी कम बल था, तो जो कि अब पूर्ति करके मैंने 120 किया है। और ये बड़ी समस्या है यहाँ पे, कर्मचारियों की और अधिकारियों की निवास की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे किराए के मकान मिलने की भी समस्या है। तो चूँकि बैरक्स में रह रहे हैं ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी, ये समस्याएं हैं जो कि जब तक निवास नहीं बनेंगे तब तक चलती रहेगी। तो जो बल की कमी थी वो अभी हमने थानों में पूर्ति कर दी है लगभग। और जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो पुलिस लाइन में बल की कमी है वो अभी यथावत है। अच्छा सर, जब आप यहाँ पर आए और बल की कमी आप देखें और बल की कमी को पूरा करने के लिए आप प्रयासरत हो गए, तो यहाँ पे जो नए अधिकारी कर्मचारी आते रहे होंगे तो आपसे तो मिल के कहते रहे होंगे कि साहब अब हमें जाने दीजिए, उधर ऐसा ही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी जब मैं आया था एक भी थाना प्रभारी उस समय का इधर पर नहीं है, और ज़्यादातर जो है वो अधिकारियों ने जिन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से जो है आग्रह किया, पारिवारिक स्थितियां देखते हुए कई अधिकारियों ने यहाँ से ट्रांसफ़र भी करवा लिया। इवन जिला बनने के पहले ही से जो बहुत जागरूक थे, जो बहुत मतलब जिनकी कहीं अप्रोच थी, उन्होंने यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था। तो ये स्थिति रही है, बल की कमी की एक बहुत बड़ी समस्या है। और अभी भी ज़िले में जो बंटवारे के बाद हमको 360 का बल मिलना चाहिए था, वो अभी केवल हमारे पास 170 का बल है। तो ये बहुत ही अभी स्थिति काफ़ी ख़राब है बल के संबंध में। इसका पुनः मैं वही कहूँगा कि जब तक यहाँ पे निवास अच्छे नहीं बनेंगे और थोड़ा सा शिक्षा की स्थिति भी क्षेत्र में बेहतर नहीं होगी, जब तक वो फैमिली रखने में थोड़ा सा समस्या आती है। सर, बल की कमी का फायदा अपराधियों के द्वारा भी उठा लिया जाता होगा? अपराधों में तो कमी आई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो पुलिस अधीक्षक तक जल्दी आ जाती हैं। जो सूचना करता है वो जल्दी हमको अपनी परेशानियों से भी अवगत करा देते हैं। शिकायतकर्ता भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। थाना प्रभारी और जो विवेचकों की भी समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों की भी समस्याएं हैं, उनका भी निराकरण बहुत जल्दी हो रहा है। चूँकि मैं लगभग सभी अधिकारी कर्मचारियों को नाम से जानता हूँ, उनकी समस्याएं जानता हूँ, तो एक उनकी समस्याओं का भी निराकरण हो रहा है, दूसरा उनको मोटिवेशन भी ज़्यादा है। क्योंकि मैंने प्रत्येक कर्मचारी अधिकारियों को इनाम दिए हैं, जरा थोड़ा सा भी अच्छा काम किया उन्होंने तो इनाम दिए हैं। उससे मोटिवेशन के उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है और कार्य क्षमता पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो अपराध में तो काफ़ी इसमें कंट्रोल हुआ है और हमने नारकोटिक्स पे भी काम किया है। हमने बहुत सारे जो है गांजे के बड़े केस पकड़े हैं, कोडेक्स के बहुत बड़े केस पकड़े हैं, शराब के बहुत बड़े केस पकड़े हैं, तो उसके वजह से भी फर्क पड़ा। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपके द्वारा मऊगंज ज़िले में आते ही आपके द्वारा नंबर भी पब्लिक किया गया, पब्लिक से भी अपील की गई कि अगर कहीं पे ऐसी सूचना मिलती है तो हमें सूचना दीजिए,
बावजूद इसके सर लगातार मेडिसिन नशा और ख़ास तौर पे नशीली कफ सिरप कोरेक्स का व्यापार मऊगंज जिला ही नहीं पूरे विंध्य प्रदेश में तेजी के साथ फल फूल रहा है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पे आपकी बात सही है। बहुत बड़ी चुनौती विंध्य क्षेत्र के लिए है और न केवल मऊगंज जिला बल्कि रीवा, सीधी, जो आपका कहना सतना, सभी जगह बहुत बड़ा ये कोरेक्स की समस्या है। बिल्कुल। और ये अभी से नहीं है, 15-20 सालों से चल रही है, पिछले कई सालों से चल रही है। और इसका एक ही तरीका है, जो सप्लाई चेन है, जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं जो उत्तर प्रदेश से कोरेक्स लेके आते हैं या जो कहीं स्टॉक करते हैं या मूव कराते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। तो हमने कई सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन अभी और भी कार्रवाई इसमें की जानी है, अपेक्षित महसूस होती है। अच्छा सर, मऊगंज जिला का एक बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है, एक बॉर्डर सुहागी से, एक सीधी से, एक तो रीवा से लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से नशे की खेप आसानी से आ जाती होगी। ये बात सही है कि जितनी भी अभी तक हम लोगों ने खेपें पकड़ी हैं वो तो इलाहाबाद से और बनारस के रास्ते से, मिर्ज़ापुर के रास्ते से ही आना उनका ज्ञात हुआ है। और उसकी जो इसी वजह से वहाँ पे कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कुछ कोरेक्स जो दवाइयाँ जो होती हैं या जो अपने मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित हैं, वो उत्तर प्रदेश में अभी प्रतिबंधित नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। बिल्कुल। और चूँकि वहाँ पे वो 100 रुपये की लेते हैं और यहाँ पे 150-200 रुपये की बेचते हैं, तो यहाँ पे जो बेरोज़गार हैं या जो छोटे क्रिमिनल्स हैं, वो उनको एक शीशी में 50-100 रुपये का फ़ायदा होता है, दिन में 4-5 शीशी बेच लेते हैं। तो वो एक छोटे छोटे जो है वो बिज़नेस टाइप के बन गए हैं। और हम लोगों ने इसमें कई सारे लोगों को पकड़ा है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पर मेरा कहना था इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा, अच्छा काफ़ी पुराना भी है। बिल्कुल सर, मतलब ये अभी का नहीं है, 1-2 साल का नहीं है, कई सालों से चल रहा है। तो काफ़ी डीप रूटेड है और इसको हम लोग कोशिश रहेगी कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दें। सर, आज का युवा तेजी के साथ मेडिसिन नशा की ओर जा रहा है, क्या कुछ ऐसा उपाय जिससे कि नशीली कफ सिरप से दूर हो सकें, मेडिसिन नशे से दूर हो सकें? निश्चित तौर पे इसमें जागरूकता कैंप चलाए जाने चाहिए। गांव में जो जागरूक लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको सटीक सूचना देंगे तो पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी। और जो है रोज़गार उन्मुख कार्य यदि मिलेंगे लोगों को, एवेन्यूज़ मिलेंगे जहाँ पे वो अपनी एनर्जी लगा सकें, अपनी क्षमताएं, अपनी जो है वो शक्ति लगा सकें, तो प्रोडक्टिव कामों में, पॉजिटिव काम में यदि वो लगाएंगे तो इसमें काफ़ी बदलाव आएगा। इसमें न केवल पुलिस बल्कि सामाजिक संस्थान, समाज को भी काफ़ी अपना योगदान देना पड़ेगा। सर, जब आप मऊगंज जिले में एसपी का पदभार ग्रहण किए, उसके कुछ दिन बाद ही पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। विधानसभा चुनाव की परिस्थिति उस समय पे आपके सामने थी और अब कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव की परिस्थिति है। तब में और अब में क्या अंतर देखते हैं? जिला बिल्कुल नया बना था, विधानसभा चुनाव एकदम से सामने था। विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा बल्कि 2.5 विधानसभा लगती हैं अपने ज़िले में, और काफ़ी उस विधानसभा लोकसभा चुनाव में काफ़ी बड़ा अंतर रहता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो है वो काफ़ी गहमा गहमी रहती है, सरगर्मियाँ रहती हैं और बहुत ही प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती है। लोकसभा चुनाव में चूँकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है, तो निश्चित तौर पर उसके मुकाबले हम समझते हैं पुलिस को थोड़ा आसान रहेगा। सर, लोकसभा के दौरान नेताओं के द्वारा रुपए बांटे जाते थे, शराब बांटे जाते थे, उस पर आपके द्वारा अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे उस समय पे?
हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसमें बहुत डिटेल निर्देश दिए जाते हैं और मऊगंज ज़िले में इसका अक्षरश पालन किया गया था। इसमें एसएसटी टीम बनाई गई थी, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, मोबाइल टीम्स भी बनी हुई थी, पूरे अंतर जिले नाके बने थे, इंटरस्टेट नाके भी बने थे। पुलिस को भी जैसे ही सूचना मिल रही थी लगातार जा रहे थे और पुलिस ने शराब माफिया पे भी काफ़ी काम किया, काफ़ी धरपकड़ की गई है। पैसे का तो नहीं कोई भी यहाँ पे कोई सूचना ऐसी आई है, लेकिन इतनी कठोर नाकेबंदी थी कि इस ढंग की गतिविधियों पे काफ़ी हम लगता है कि अंकुश लगा पाए थे। बिल्कुल सर, मऊगंज ज़िले में अभी तक कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनका पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द खुलासा किया गया हो, और ऐसी कोई एक घटना जो आपके लिए यादगार बनी हो? जब मैं आया तो यहाँ पे 5-6 घटनाएं अभी तक बड़ी हुई हैं। एक जो है खटकरी चौकी में एक व्यापारी, बकरी व्यापारी के साथ 6 लाख रुपए की लूट हुई थी और रात को 1 बजे वो बस से उतरे, अपने गांव की तरफ जा रहे थे। 2 व्यापारी थे और उनसे करीब अज्ञात 7-8 लड़कों ने लूटपाट कर ली थी, पैसे लूट लिए थे, मारपीट भी की थी। पुलिस ने तुरंत ही मेहनत करके और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये बहुत बड़ी सफलता थी और डकैती का मुकदमा जो पंजीबद्ध हुआ था उसमें हम लोगों ने अभी पूरी जो है चालानी कार्रवाई भी करी है, माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। उसके अलावा कोडेक्स के हम लोगों ने कई सारे बड़े केसेस पकड़े हैं, खासतौर से हनुमना बॉर्डर पे काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक हमने बुलेरो पकड़ी थी जिसमें कोडेक्स भरी हुई थी, एक विंटेज कार भी पकड़ी गई थी और भी छोटी छोटी सूचनाओं में कई कार्रवाई हुई थी। अभी हाल ही में शाहपुर क्षेत्र में संतोष कोल का मर्डर हो गया था, काफ़ी संवेदनशील मर्डर था और उसमें डेड बॉडी मिली थी। 6 दिन बाद जो है वो उसके गुमने के डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी एकदम सड़ गई थी, लेकिन उसमें भी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया और आरोपियों को सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तो जितने भी अंधे कत्ल वाले मामले थे वो हमने सभी सुलझाए हैं। जो लूट डकैती के थे, इनफैक्ट जो अगस्त के बाद से जब से नया जिला बना है, एक भी लूट या डकैती अनट्रेस्ड नहीं है। सभी हम लोगों ने आरोपियों को पकड़ा है और उसके बाद से एकदम विराम भी लग गया है, क्योंकि जो छुटपुट लुटेरे थे जो मिलके कई बार डकैती भी डाल लेते थे, वो सब लोग जेल में गए। सर, जब मऊगंज आप आए 13 अगस्त को ही आए थे आप, तो पहले आप रीवा में रह चुके थे, लेकिन फिर ये हुआ कि अब तो आपको मऊगंज ही रहना है, मऊगंज देखना है, पुलिस कप्तान के रूप में पदस्थापना हो गई। कुछ अजीब सा लग रहा था मऊगंज, या फिर ये मन में विश्वास था कि हम कर लेंगे? नई जगह जो रहती है वो हमेशा थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहती है। नई जगह कहीं पे भी जाते हैं और बिल्कुल नवगठित यदि जिला है तो निश्चित तौर पे उसकी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो हमको काफ़ी शुरू में चिंता हो रही थी, लेकिन देखते देखते जो है वो जनता से बहुत अच्छा सहयोग मिला यहाँ पे और बहुत कोऑपरेट किया और माहौल ऐसा बना कि बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने सभी ने लिया और अब देखते देखते पूरा स्थापित लगभग हम लोगों ने कर लिया है। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस समय पे आप लोगों की पदस्थापना हुई थी उस समय पे मऊगंज में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। चारों तरफ पे गड्ढे खुदे हुए थे, सड़क पूरी तरह से उखड़ी हुई थी। मतलब जो यहाँ पे यात्री आते थे वो देख के बोलते थे कि अब मऊगंज मार्केट नहीं जाऊँगा। तो उस समय पे आप लोग आए तो निश्चित तौर पे अभी यहाँ पे विकास का काफ़ी स्कोप है और अभी जो जिला स्तर की जो विकास जो बाकी ज़िलों में हो गए हैं, तो नया ज़िला बनने के बाद में अब उम्मीद है कि यहाँ पे भी विकास होगा। बड़े बड़े जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होंगे और बड़े बड़े प्रतिष्ठान आएंगे, रोज़गार भी लोगों को मिलेगा और
बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर होंगी, ये निश्चित तौर पर जिला बनने के बाद सब बनता रहेंगे। बिल्कुल सर, एक चीज़ पुलिस विभाग से सुनने को अक्सर मिलती है कि अगर किसी बड़े अपराधी को पकड़ना है तो उसमें पुलिस अधीक्षक की मुखबिर तंत्र होते हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए और मुखबिर तंत्र के माध्यम से ही बड़े अपराधी तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे कैसा चल रहा है सर? निश्चित तौर पे मैंने आपको बोला कि सटीक सूचनाएं पुलिस की सबसे ज़रूरी चीज़ है। यदि ख़ास तौर से जैसे मैंने आपको बताया लूट और डकैती के सभी केसेस हमको जो सॉल्व हमने किए हैं उसमें हमको जनता से ही सटीक सूचनाएं मिली हैं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटनाएं थी जो कोरेक्स की और जो मादक पदार्थ में हम लोगों ने कार्रवाई की है उसमें भी जनता से हमको काफ़ी सटीक सूचनाएं मिली हैं। कुछ भ्रामक जानकारी में भी मिलती हैं, कुछ आपसी दुश्मनी के वजह से भी गलत जानकारी मिलती हैं, पर सटीक सूचनाएं पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मुखबिर बनाना या अपने विश्वस्त लोगों को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए। बिल्कुल सर। सर पहले की पुलिस आज से कुछ साल पहले चले जाते हैं, 10 साल पहले, 20 साल पहले, और अब की पुलिस में क्या अंतर आप देखते हैं? 10 साल पहले की पुलिसिंग में और अब की पुलिसिंग में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। पहले पुलिस जो है वो जनता जागरूक नहीं थी, तो पुलिस कई बार जो है वो उतनी जनता की जो न्याय की नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जनता जागरूक है, अपने अधिकारों को जानती है और पुलिस के वर्किंग को पूरा ऑब्जर्व करती है, सभी को देखती है और उसके हिसाब से अपना जो है वो ओपिनियन भी देती है। तो काफ़ी बड़ा अंतर है। दूसरा ये कि अब क्राइम का तरीके में भी बदल गया है। अब साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक सबसे बड़ी चुनौती अभी जो पुलिस के लिए भी हाल में ही है वो ये है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव हो चुका है और 1 जुलाई से इसको लागू होना है। काफ़ी बड़ा बदलाव है और हमको कांस्टेबल रैंक से और ऊपर तक इसमें पूरा ट्रेनिंग देनी है अगले 2-3 महीने में ही। तो आम जनता को भी इसमें थोड़ा सा नई चीज़ सीखने में पड़ेगा, वकीलों को भी पड़ेगा, माननीय न्यायालय को भी करेगा। तो अभी एक नई चुनौती ये भी आ रही है। सर हम लोग साइबर फ्रॉड पे आएंगे और इस बारे में कुछ समाधान भी आपसे लेंगे, लेकिन सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, पहले की जो पुलिस थी पब्लिक देखती थी तो पुलिस को देखते ही कुछ लोग इतना डर जाते थे कि जैसे पुलिस आ गई है तो मतलब हम पीटने लगेंगे, और बहुत से लोग ऐसे रहते थे कि पुलिस को देखकर ही भाग जाते थे। लेकिन अब परिवर्तन हो चुका है, अब ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि पहले में और अब में कितनी जागरूकता आई है, और जागरूक पब्लिक हुई है या फिर पुलिस हुई है? एक काफ़ी बड़ा विषय है। जो पुलिस एक्ट बना था, जितने भी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट बने थे, सब अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। बिल्कुल। जब पुलिस का उपयोग राज की जो पॉलिसीज़ थी, जो शासन की पॉलिसीज़ थी या शासन का जो हित था उसके लिए पूरा जो है वो करने के लिए पुलिस बनाई गई थी, तो उसका बहुत समय तक प्रभाव रहा। अब नया कानून जो आया है वो उसका पूरा परिदृश्य ही चेंज कर रहा है। अब पूरा पीपल ओरिएंटेड हो गई है, जनता की निराकरण के लिए पुलिस अब बनी है। न्याय संहिता बोलेंगे अब न्याय के लिए पूरा है। तो कानून बदल रहा है, धीरे धीरे सोच बदल रही है, जनता भी सब चीज़ समझती है कि अब ये जो है शासन के ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस नहीं है, और पुलिस भी ये समझती है कि जो है अब जनता जागरूक हो गई है और हमको जनता के लिए कार्य करना है। बिल्कुल सर। अभी जैसे आप बता रहे थे साइबर फ्रॉड को लेके, साइबर फ्रॉड इस समय पे एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन मऊगंज ज़िले में साइबर सेल की कोई शाखा नहीं है। मऊगंज ज़िला की अभी साइबर सेल की शाखा नहीं है, लेकिन हम लोग को रीवा से अच्छा उसमें हेल्प मिल रहा है और हम लोग अभी वहीं से साइबर सेल का ऑपरेट कर रहे हैं।
ये बात सही है कि साइबर का अवेयरनेस, साइबर फ्रॉड की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, बुज़ुर्ग लोग, कई बार महिलाएं ये उस फ्रॉड का शिकार होती हैं। बहुत तरीके हैं जिस ढंग से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं अभी, तो उसका बहुत बड़ा कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है। हर लेवल पे कैंपेन चलता है उसमें, और अखबारों में भी कई बार निकलता है, घटनाओं के बारे में भी निकलता है। तो आम जनता से ये कहेंगे कि कोई भी किसी के झांसे में नहीं आए, ना कोई लॉटरी स्कैम में आए, ना कोई लोन स्कैम में फंसे, ना कोई को OTP अपना दें, ना किसी को अपने बैंक की डिटेल्स दें। इस ढंग के बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको बहुत आवश्यक है कि जनता को जागरूक कराने के लिए। सर, साइबर फ्रॉड में ही अब कुछ फ्रॉड के द्वारा एक नया तरीका निकाला गया है, और जो गांव के भोले भाले लोग हैं, मासूम हैं, उन्हें फंसाया जाता है। क्या है कि कॉल आता है और गूगल वॉइस के थ्रू आवाज़ चेंज कर दी जाती है, लड़की की आवाज़ में बात किया जाता है और डायरेक्ट वीडियो कॉल किया जाता है मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, और फिर पोर्न वीडियो उन्हें दिखाया जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ समय के बाद उनके पास कॉल आता है कि मैं ASP बात कर रहा हूँ, ADG बात कर रहा हूँ, IG बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो लोग हैं, पहली चीज़ तो वो महिला संबंधी अपराध को समझ के डर जाते हैं, और जब उनके पास कॉल आया और ये बता दिया गया कि मैं ASP बात कर रहा हूँ, किसी भी ज़िले का नाम उपयोग कर दिया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। अक्सर ज़्यादातर यही देखने को मिल रहा है सर। मैंने बताया साइबर फ्रॉड 20 ढंग से हो रहा है। जामताड़ा वाला सभी को मालूम ही है, लोन फ्रॉड सबको मालूम है। लोन के नाम पे जो भी वो कमज़ोर नब्ज़ हैं, चाहे वो इंसान का लालच हो, चाहे वो मजबूरी हो, सेक्स वाले सेक्सटॉर्शन जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल, ये लालच या इंसानों मतलब हर मानव में जो विकार आ जाते हैं, मतलब कमजोरियां हैं, कमजोरियों का फायदा। कई बार क्या होता है, जैसे लोन है, गरीबी है, तो लोन आदमी को चाहिए होता है, नौकरी के नाम पे पैसे डलवा लिए जाते हैं, लोग झांसे में जाते हैं, छोटे छोटे से लोभ लालच देते हैं। तो ये जो आप तरीका बता रहे हो, एक तरीका है जो कि बहुत सालों से चल रहा है। हाँ, और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, न केवल देश में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इसमें मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई अननोन नंबर का खासतौर से वीडियो कॉल तो उठाना ही नहीं चाहिए। यदि कोई लड़की बन के या कोई इससे फ़ोन की कोई बात कर रहा है तो आपको काट ही देना चाहिए तुरंत। तो वो जो है अपनी कमजोरी के तहत या लापरवाही में या केवल एक्साइटमेंट में ऐसे फ्रॉड में जो फंस रहे हैं। और फिर ये भी समझना चाहिए कि ये जो है, यदि इस टाइप का कोई कर रहा है तो बाकायदा प्रावधान भी है कानून में कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उनको पैसे देने की ऐसे में आवश्यकता नहीं। सर, अगर कानूनी कार्यवाही कोई करना चाहे तो वो क्या कर सकता है? हमारे सभी थानों में जा सकता है, थानों में रिपोर्ट कर सकता है, हमारे पास आके रिपोर्ट कर सकता है। सर, अक्सर लोग डर जाते हैं, जैसे अचानक उनके पास कॉल आया और बता दिया गया कि मैं प्रयागराज से ASP बात कर रहा हूँ, आपके खिलाफ FIR हुई है। पूरा प्री प्लान के तहत फंसाया जाता है और जो मासूम रहते हैं उनका शिकार हो जाते हैं आसानी से। देखो, मैं पहले कहा कि जो इंसान के अंदर कमजोरियां होती हैं, जिसमें डर भी बहुत बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल सर। तो डरा के, जैसे कस्टम में बोलते हैं कि आपका जो है माल यहाँ पे आया था और उसमें नारकोटिक्स पकड़ा गया। हाँ, ये बहुत कॉमन तरीका है। और जो आप बता रहे हो ये सब चीज़ें, चूँकि जो क्रिमिनल्स हैं वो तो हैबिचुअल हैं, वो जानकार हैं, वो मनोविज्ञान भी जानते हैं, तो वो उसको झांसे में ले लेते हैं। इसमें एक ही चीज़ है कि आपको यदि जागरूक नहीं रहेंगे तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो कोई भी पुलिस अधीक्षक या कोई भी धमकाने के लिए इस ढंग से फ़ोन नहीं करेगा, कोई भी पुलिस वाला नहीं करेगा। ये भी जो है वो आम जनता को समझना चाहिए। उसमें कई बार स्काइप कॉल भी करते हैं। बिल्कुल सर।
कई बार जो है वो कस्टम वाले बोलते हैं कि हमने पकड़ा है, अब आप पुलिस थाने में आ जाइए। तो वो पूरा एक नेक्सस रहता है। वो कहते हैं यहाँ के एसीपी से बात कीजिए, एसीपी साहब ने थाने में बुलाया है। लेकिन उसमें किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनके पास भी लगातार कॉल्स आते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जो जानकार है वो झांसे में नहीं आते हैं, जो जानकार नहीं है वो आ जाते हैं। तो इसकी तो जागरूकता अभियान बहुत होना चाहिए। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का लाभ होता है, जैसे अब जो है मोबाइल्स का जितना लाभ है, जितना ज़्यादा जो है इजी मनी ट्रांजैक्शन हो गया है अब, उतना ही खतरा भी है। बिल्कुल सर। तो ये कहना चाहिए कि अगर जब कभी ऐसे कॉल आए तो निसंकोच पुलिस से बताना पुलिस को चाहिए। बताएं, पुलिस 1 मिनट में बता देगी कि आपके साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिल्कुल। इस ढंग का फर्जीवाड़े होते रहते हैं और आप कृपया करके इस फर्जीवाड़े में ना फंसे। और इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि एसपी का कॉल आया है या फिर कमिश्नर का या फिर आईजी का। निसंकोच थानों में जाना चाहिए। बिल्कुल निसंकोच जाएं। ये तो तरीका ही है आरोपियों का, बदमाशों का। ऑर्गेनाइज क्राइम है वो, ये संगठित अपराध है जिसमें वो बहुत ट्रेंड हो चुके हैं। तो वो आपको झांसे में ले लेते हैं, उनका मनोविज्ञान पे पकड़ है। बिल्कुल सर। कई ऐसे केस सामने आए और कुछ लोगों के द्वारा हमसे भी चर्चाएं की गई। गांव के हैं बट वो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं और ये सोचते हैं कि हमारी कहीं पे बदनामी ना हो। जिस तरह से आपके द्वारा बताया गया कि लालच, किसी भी चीज़ की लालच, और थोड़ी सी लालच के कारण वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और इसी कारण से वो लोग ना तो पुलिस के पास जाते हैं और चुपचाप देते रहते हैं पैसे, और जब पैसे देना बंद होता है तब उन्हें समझ में आता है कि हम किस फ्रॉड में फंसे हुए थे। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अनरिपोर्टेड क्राइम को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे क्राइम निश्चित तौर पे जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल सर। खास तौर से जो घर के अंदर के क्राइम है वो रिपोर्टेड नहीं होते हैं। कई बार जो बच्चियां हैं वो छेड़खानी की रिपोर्टिंग नहीं करती हैं। और लेकिन उसमें हम यही कहेंगे कि नए कानून बने हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कमज़ोर तबके के लिए सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे कानून और बहुत सख्त कानून देश में बने हैं। तो रिपोर्ट करने आना चाहिए। जो नए कानून जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किए हैं उसमें तो ये लिखा है कि अब आप किसी भी थाने में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है वो आवेदकों को, पीड़ितों को दी गई हैं। अच्छा, मामला कहीं भी हो और जहाँ पे सुविधा नज़र आए वहाँ पे जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल, कोई यदि लॉजिकल रीज़न होगा, कोई कारण होगा तो आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। उसके अलावा EFIR का भी हम लोग अभी जो है शासन ने, केंद्रीय गवर्नमेंट ने बोला है, तो EFIR भी, कंप्लेंट भी हो सकती है, जिसमें वो केवल उसको ईमेल डालना है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, नए उम्र के बच्चे हैं, वो केवल ईमेल करना या वो बहुत ही कंफर्टेबल मानते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं कि भाई पीड़ित कम से कम सामने आ पाए। अच्छा सर, जो ईमेल करना चाहेगा वो कैसे कर सकता है? हर थाने का ईमेल एड्रेस अभी, चूँकि अभी नहीं है, 1 जुलाई से लागू होगा, उसके पहले ये पूरी पब्लिसिटी की जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी मध्य प्रदेश पुलिस बिल्कुल के? बिल्कुल बिल्कुल। और तो जिनको ईमेल के थ्रू FIR करवाना हो ऑफिशियल FIR के और भी उसमें थोड़े नियम हैं जी, कि FIR कब होगी उसमें, लेकिन अपनी कंप्लेंट जरूर वहाँ पे थाने तक पहुँच जाएगी उसकी, और उस पर सुनवाई होना भी बहुत आवश्यक रहेगी, पुलिस पे बाध्यकारी रहेगा। सर, अक्सर देखने को ये मिलता है कि पुलिस के पास मामला तब जाता है जब कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, तब पुलिस के संज्ञान में आता है कि ये चीज़ ऐसे घटित हो गई और फिर पुलिस के द्वारा उसमें एक्शन लिया जाता है। निश्चित तौर पे सोशल मीडिया सबसे फास्टेस्ट चीज़ हो गई है। घटना घटित कहीं हुई और किसी ने वीडियो बना लिया, उसका भेज दिया, पुलिस पे सूचना पहुंचने के पहले ही वायरल हो जाती है। बिल्कुल। तो अब
ये कहना कि सोशल मीडिया पे आने के बाद पुलिस जागरूक हुई, या ये कहना कि भाई जो है वो कंप्लेनेंट जब आएगा तभी पुलिस को पता चलेगा, या कहीं और सोर्सेस, तो ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी पुलिस को पता चलता है। तो ये तो अब जो नए प्रावधान हैं उसमें ये भी कहा गया कि ज़्यादातर घटनाओं के लिए हमको वीडियो बनाने चाहिए, और जो इस ढंग के सोशल मीडिया पे यदि मतलब वीडियो बने हैं या ऑडियो बने हैं तो ये माननीय न्यायालय में भी अब काफ़ी इसको साक्ष्य तौर पे महत्व दिया गया है। बिल्कुल सर। कुछ लोगों के मन में जैसे आज की जो लड़कियां हैं कुछ परसेंट अब बची हुई हैं, खैर जागरूकता जिस तरह से चल रहा है अगर चलता रहेगा तो वो डर नहीं रह जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सर अक्सर देखने को मिलता है कि अगर किसी मनचले के द्वारा छेड़ दिया जाता है तो उनके मन में एक भय रहता है, और उस भय के कारण वह लोग ना तो अपने घर में बोल पाती हैं और ना तो थाने तक पहुंच पाती हैं, वो सिर्फ वहीं पे उस बात को दबा देती हैं। कोई भी चीज़ अकेले कानून से लागू नहीं हो सकती। समाज में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। समाज में उधर पर जो प्रभावशाली लोग हैं, जो जिनका वहाँ पे प्रभाव है, या परिवार के लोग, उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत आवश्यक है। यदि परिवार में कॉन्फिडेंस होगा, यदि लड़की के साथ कोई घटना हो रही है, वो अपने फादर को बता रही है, पिता को बता रही है, माँ को बता रही है, उसको विश्वास है। यदि माता पिता पे विश्वास नहीं है कि ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे तो समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यदि पिता को बताए, माँ को बताए, तो उनको थाने में आना चाहिए। तो सर क्या रहता है कि कुछ लड़कियों के मन में ये रहता है कि मैं बताऊंगी तो मेरे मम्मी पापा परेशान होंगे, तरह तरह की परेशानियां फिर आएंगी, जिस कारण से वो लोग बात को आगे ना बढ़ाते हुए वहीं पे ख़त्म कर देती हैं। बात सही है, लेकिन इसमें उनको ये समझाना चाहिए, मैं समझाना चाहूँगा इस माध्यम से, कि यदि एक छेड़खानी की घटना रिपोर्ट नहीं होती है तो वो जो छेड़खानी वाला लड़का है, जो दंड है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। और फिर कई बार जो है वो कई अपराध करता है, कई बार बड़े घिनौने अपराध भी कर देता है। तो रिपोर्ट तो होनी चाहिए। अपना सामाजिक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि इस टाइप की घटनाएं टॉलरेट नहीं हो। कानून एकदम काफ़ी सख्त है और काफ़ी पीछा करना अपराध हो चुका है, घूर के देखना अपराध हो चुका है। इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये बच्चियों को हर ढंग से सुरक्षा की भावना देना है, कानून की मंशा है। सर कभी कभी महिला सुरक्षा जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, कई प्रावधान लागू किए गए हैं, इसका कुछ लोगों के द्वारा गलत फायदा भी उठाया जाता है। ये बात सही है कि कानून का झूठी रिपोर्ट करते हुए बहुत जगह दुरुपयोग होता है, क्योंकि अपने बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट होती है तो उसमें आपको एफआईआर करनी चाहिए। पुलिस के लिए बाध्यकारी है। कई सारे बहुत जो कठोर नियम है, SC/ST एक्ट है, महिला से संबंधित अपराध हैं, और भी बहुत सारे जो नियम कानून हैं, इनका दुरुपयोग कई बार किया जाता है, और जो वास्तव में पीड़ित है कई बार सामने नहीं आते हैं। बिल्कुल सर, ये दोनों चीज़ें हैं। मैंने फिर से कहा कि कानून अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता जब तक समाज की तरफ से पूर्णतः इसमें जागरूकता ना हो। यदि झूठी रिपोर्ट हो रही है तो पूरे सभी लोग विरोध में आने चाहिए। यदि सही घटना है और रिपोर्ट नहीं हो रही है तो भी समाज को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सर, समाज एक तरह से पुलिस को जो देखती है, और अब तो खैर नज़रिया चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पुलिस को करप्ट समझते हैं। कई आरोप पुलिस पे लगते रहते हैं सर। इसमें जो है वो जो आरोप लगते हैं, इसमें मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि पुलिस भी समाज का अंग है। बिल्कुल, सारे विभागों पे आरोप लगते हैं, पुलिस पे भी आरोप लगते हैं। बिल्कुल। और
निश्चित तौर पे यदि कोई ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी कठोरता से जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन पैसे लेने का अकेला नहीं है। पुलिस के खास तौर से ये है कि आप एक के कहने से दूसरे के खिलाफ गलत कार्रवाई कर देते हो या जो सही अपराधी है उसको आप छोड़ देते हो, तो उससे कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो जाती है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। तो निश्चित तौर पे इस पे हर हालत में जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आज के जो युवा हैं इनके द्वारा कई युवा, ये कहा जाए कि 30% से ज़्यादा, तो गलत नहीं होगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और लगातार समाज में आजकल सर सिविल सर्विस का एक अलग ही भौकाल नज़र आता है। किसी के घर का लड़का अगर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो फिर तो माँ बाप का सीना चौड़ा। तो सर जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स आप देंगे? आपने दो ढंग से ये प्रश्न पूछा है कि सभी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्या टिप्स देंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि अब जो है बहुत सारे नए नौकरी के तरीके हैं, नए बिजनेस हैं, स्टार्टअप्स हैं। प्राइवेट नौकरियों में सरकारी नौकरियों से कई गुनी ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, कई गुनी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। तो प्राइवेट नौकरी भी अब बहुत अच्छी है। सॉफ्टवेयर सेक्टर को देखिए, आपको पूरी दुनिया में देखने को मौका मिलता है। तो अब जो है वो नौकरी के बहुत सारे तरीके हैं और ख़ुद के बिजनेस के भी बहुत तरीके हैं। उसको अपनी जिस तरफ उसका इंक्लिनेशन हो, जिस तरफ उसका रुझान हो, वैसा कार्य करना चाहिए। तो और न कि दूसरे को देख के सरकारी नौकरी की तरफ, पब्लिक सर्विसेज के तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो पहले जो प्रश्न था आपका, उसका ये जवाब था जो मैं बताना चाहूँगा जनता को। दूसरा, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो सिविल सर्विसेज वालों के लिए मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। यदि आप एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में उतरे हैं तो फिर आप फुल फोकस के साथ कीजिए और पूरे अटेम्प्ट्स लीजिए। अटेम्प्ट्स का मतलब कई बार पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट में होता है, दूसरे में नहीं होता, तीसरे में करता, तीसरे में नहीं, चौथे में होता है। कई बार चौथे अटेम्प्ट में सीधा IAS बन जाते हैं, तो टॉप रैंक्स आ जाती हैं। अचानक IPS बन जाते हैं, चौथे रैंक में, चौथी जो है अटेम्प्ट में बन पाते हैं। पहले 3 में इंटरव्यू को कॉल भी नहीं आया, कई बार प्रीलिम्स में ही नहीं हो पाता है। तो वो कंपटीशन इतना ज़्यादा है और वो 3 घंटे जो आपके होते हैं, आपके परफॉर्मेंस कैसा है ये बहुत डिसाइड करता है। कई बार आपका उस दिन नहीं होता है, आपकी तैयारी अच्छी होती है, आपके हिसाब से पेपर नहीं आया होता है, आपको कई बार मालूम भी होता है, आप उस दिन नहीं लिख पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी अटेम्प्ट देना चाहिए और फिर फुल फोकस के साथ देना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सर आपका कितनी बार में क्लियर हुआ था? मैंने PSC दिया था, पहले मैं प्रोफेसर था, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसर था। PSC मैंने एक ही बार दिया, पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। पहली बार में ही जी। और फिर IPS की तैयारी कब से आप की? फिर मेरा प्रमोशन से। अच्छा, प्रमोशन हुआ IPS। बिल्कुल सर। जो असफल स्टूडेंट हैं, क्या लगता है कि क्या कारण रहता है जिस कारण से यह असफल हो जाते हैं? मैंने वही कहा कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि जो असफल रहा वो कम काबिल था, हो सकता है उसकी किस्मत कम हो, उस समय उस चीज़ में उसकी किस्मत ना हो, उसकी किस्मत कहीं और उसको बेहतर जगह ले जाने के लिए प्रेरित कर रही हो। तो असफल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार गए। असफल है इसका ये मतलब है आपका भविष्य कहीं और निर्धारित है। आप लगातार मेहनत करें, ज़िंदगी में यदि एक रास्ते में आपको सफलता नहीं मिली तो दूसरे रास्ते में मिलेगी। आपकी यदि सोच सही है, पॉजिटिव है, आप मेहनत करते हैं, आप में जोश है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सर कभी कभी क्या रहता है कि कुछ
जो छात्र हैं यह लोग तैयारी करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती है। कुछ दिन तैयारी करते हैं, लेकिन अगर असफल हो गए, माँ बाप के ताने, परिवार के ताने, समाज के ताने झेलते झेलते इनको एक अलग ही डिप्रेशन में ये लोग चले जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनको अपनी जो परिवार है बहुत काबिल थे, लेकिन उस समय उनकी जो भी पारिवारिक स्थिति रही होंगी उसके वजह से सपोर्ट नहीं मिल पाया, और जिसके वजह से वो जहाँ उनको होना चाहिए था वहाँ नहीं है। तो ये तो विसंगतियाँ रहती हैं समाज में, ऊपर नीचे रहता ही है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, उनको उसका फ़ायदा मिलता है। यदि पेरेंट्स जो है, माता पिता पढ़े लिखे होंगे तो फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सर। तो ये तो अंतर है और ये रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हो सकता है कि शुरुआती दौर में जब आपको बहुत पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत थी उस समय नहीं मिल पाया, लेकिन आपके पास पूरी ज़िंदगी रहती है, ज़िंदगी काफ़ी बड़ी होती है। आप ऐसा नहीं है कि आप 20 साल में 25 साल में सफल नहीं हो पाए तो बाद में सफल नहीं हो पाएंगे। आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कितने भी आपके गतिरोध होंगे, कितनी भी बेड़ियाँ होंगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं काफ़ी पढ़ने वाला छात्र था, तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आता तो 10-12 घंटे पढ़ता। और जब पीएससी की तैयारी कर रहे थे तो? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जब मैं पीएससी की तैयारी करता था तो 10-12 घंटे पढ़ता। 10-12 घंटे सर। और फिर प्रैक्टिकल पे ध्यान? चूँकि मैं प्रोफेसर भी था उस समय, असिस्टेंट प्रोफेसर भी था, तो बाकी समय तो जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था। सर समथिंग 5 से 6 घंटे आपका कॉलेज में चला जाता रहा होगा? हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद आप घर आते रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब ये कहना चाहिए फिर आप सोते कब थे सर? नहीं, ये एवरेज का बता रहा हूँ। बाद में हमने अवकाश भी लेते हैं, 15-20 दिन का आखिरी में अवकाश भी लिया था, और सैटरडे संडेज़ को तो ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक पढ़ने की कोशिश ही करते थे, जो छुट्टी के दिन होते थे। मतलब एक बार सर किताब में आप लग जाते थे तो फिर किताब ही? हाँ निश्चित, मैंने पहले ही कहा कि फुल एनर्जी के बिना आपका सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सीट इतनी कम होती हैं। बिल्कुल सर। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतने सारे लोग इसके तैयारी कर रहे होते हैं कि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, सीट घटती चली जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले थोड़ा सा लोग अवेयर कम थे, अब हर एक को मालूम है ये। बिल्कुल सर। सर 12th फेल मूवी आई है, देखे हैं आप? हाँ बिल्कुल देखे। सर मूवी रियल लाइफ और रियल लाइफ में कुछ अंतर लगता है? चूँकि वो सिलेक्शन प्रोसेस को लेके पूरी मूवी है कि कितने सालों तक तपस्या की, कितने सेटबैक आए, कितनी परेशानियां हुई, तो उसमें निश्चित तौर पे मैंने कहा कि मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, लगातार 4 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, और हिम्मत नहीं हारनी है, जोश में लगे रहना है, बार बार आप हारोगे, बार बार गिरोगे, बार बार आगे बढ़ना है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक नौकरी में आने के बाद की बात है, तो यथार्थ में बहुत सारी और चुनौतियाँ रहती हैं, जो अपने समाज की जो विसंगतियाँ हैं वो आप बिल्कुल रूबरू होते हो उससे। तो एकदम थ्योरेटिकल आप नहीं जा सकते, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। यदि आपको समाज को कुछ देना है, आपको अपने सिस्टम को कुछ अच्छा करना है, तो थोड़े थोड़े आपको समाज की विसंगतियाँ भी समझनी पड़ेंगी। सर 12th फेल मूवी में ऐसा कोई सीन आपको लगा कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए उपयोगी है? उसके तो सारे सीन ही उपयोगी हैं, क्योंकि वो बना ही उस लिए गई है और उनके बैकग्राउंड से बनाई गई है मूवी। पर वो जो रिजल्ट में फेल होते हैं 1 बार 2 बार, कैसे उसके दोस्त हेल्प करते हैं, सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है,
वो हिम्मत नहीं हारता है, वो बहुत चीज़। 12th फेल मूवी से सीखने को क्या मिलता है सर? यदि आप मेहनत करोगे और लगातार लगे रहोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर, आजकल कुछ ऐसे भी युवा रहते हैं कि मूवी देखे जब वो, तो उनके मन में आया कि चलो अब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। घर से पैसे लिए किसी बड़े शहर में चले गए, कोटा, दिल्ली, इंदौर, यहाँ पे रूम लेके रहने लगे। लेकिन 2 साल 3 साल बाद जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा तो माँ बाप को भी लगने लगता है कि अब बस करो भैया, घर वापस आ जाओ। तो सर कहीं मैं फिर बोला कि जो आपकी इंक्लिनेशन है, जो आपकी जो है, जिस तरफ आप अपने आप को बेहतर मानते हो, आपको वही फील्ड चुननी चाहिए। दूसरी की नकल करके या कोई मूवी देख के अचानक यदि आपको जोश आता है तो फिर आपको चेक करना चाहिए कि वास्तव में केवल मूवी देख के क्षणिक जोश है कि हमारे अंदर से वो कार्य करने की या वो लाइन चुनने की इच्छा थी। सर आज के युवाओं को कुछ संदेश? एज ए पुलिस ऑफिसर तो मैं ये बोलूँगा कि नशे से दूर रहें और अपने भविष्य को यदि आप संवारना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके भविष्य को संवारने से नहीं रोक सकती है। और विकारों से, अपराधों से, नशे से दूर रहें, डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। यदि अनुशासन है, आत्मानुशासन है तो निश्चित तौर पे आप ज़िंदगी में बहुत बेहतर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और अभी हमारे साथ मऊगंज के पुलिस अधीक्षक IPS वीरेंद्र जैन हैं। सर के द्वारा साफ तौर पर बताया गया है कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वह किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और मऊगंज ज़िले को किस तरह से कानून व्यवस्था में पूरी तरह से व्यवस्थित रखे हुए हैं और अपराध पर किस तरह से लगाम लगाया जा रहा है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।